स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे हाथ में आज एक अगरबत्ती का बॉक्स है। ये देखिए, एक अगरबत्ती का डब्बा मेरे हाथ में है और ये आज का एग्जाम्पल है। क्यों आज का एग्जाम्पल ये है? क्योंकि मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ और इसको मैं कंपेयर करूँगा और इसकी तुलना करूँगा एयर इंडिया से। और एयर इंडिया क्यों? क्योंकि आज 15 सितंबर 2021 को इसकी बिडिंग फाइनलाइज, द प्रोसेस, द फाइनल बिडिंग इज गोइंग टू हैपन। तो इसके बारे में बात करना तो बनती है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसका बात कर लेते हैं। तो ये अगरबत्ती का जो डब्बा है, इसमें से एक अगरबत्ती आप निकालिए, उसको जलाइए। सब बोलेंगे वाओ, क्या क्या खुशबू है, क्या क्या। तो ये होता है जब ये जलता है, मतलब ये अपने पीक पे होता है। लेकिन जलने के बाद जो रेसिड्यू आता है उसका, या फिर उसका जो खाक आता है, तो वो राख वो राख जो है, वो कोई साफ नहीं करता, वो कोई क्लियर नहीं करता। तो ये टॉपिक आज, और ये कैसे है ये बाद में आप रिलेट कीजिए, कंपेयर कीजिए। लेकिन हम इसके बारे में आज बात करना चालू करेंगे। महाराजा बिकने जा रहा है, एयर इंडिया ऑन सेल। बहुत ही अजीब लगता है, महाराजा ऑन सेल और बिकने जा रहा है। नेशनल प्राइड, नेशनल कैरियर इंडिया का बिकने जा रहा है। ओके, फैक्ट्स कुछ भी हो, फिगर्स कुछ भी हो, एक प्राइड सेंस जो इंडियंस को हुआ करता था, ये अपना एयरलाइन है और नेशनल एयरलाइन है। कितने इवैक्यूएशंस किए हैं इसने फॉरेन लैंड में जाकर या विदेश जाकर, कितने अपने भाई बहनों को वहाँ से लेके आया जब मुसीबत में थे वो लोग, या फिर अपने देश के अंदर ही, आप अपने कंट्री के अंदर ही कितने इसने लोगों को बेनिफिट दिया है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। आप 10 आदमी भी उसमें रहो या 15 आदमी भी रहो, आप देखना एयर इंडिया चलती रहती थी, स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स होती रहती थी इसकी। टाइम चेंज हुआ, नए नए प्लेयर्स आए, बहुत सारे गए, लेकिन एयर इंडिया आज तक था। आगे नाम रहेगा एयर इंडिया, लेकिन उसके पीछे मैनेजमेंट बदल जाएगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगा, उसके पीछे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे। तो आज जो ये डिस्कशन हम करेंगे, इसमें बात होगी इसकी फैक्ट्स, इसकी फिगर्स, कैसे इसको बेचने का प्लान हो रहा है या फिर कैसे इसकी प्रोसेस चल रही है, और ये बेचने के बाद क्या होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो एयर इंडिया आप देखेंगे तो ये अभी 7 दशक हो गए हैं, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम JRD टाटा ने स्टार्ट किया था ये कंपनी, जिसको कि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, और गवर्नमेंट ने सोचा कि ये हम लोग बेटर इसको मैनेज कर पाएंगे, और ये कंपनी को, टाटा एयरलाइंस, ये कंपनी को हम लोग इंडिया का नाम देंगे और इसको एक नेशनल कैरियर बनाएंगे। ये हुआ, चला। ऐसा नहीं कि इसने अपने अच्छे दिन नहीं देखे। इस अगरबत्ती के डब्बे की तरह और अगरबत्ती की तरह इसने अपने सुगंध और सुगंधित फेज भी इसने देखा। हुआ, ये अच्छे दिन इसके रहे। लेकिन आज अगर आप प्रीवियस एविएशन मिनिस्टर का कोट ले लें, 60,000 करोड़ ऑफ डेब्ट, ऑफिशियली ये गवर्नमेंट का अकाउंटेड अमाउंट ऑफ डेब्ट है। लेकिन
अनअकाउंटेड, अनकन्फर्म सोर्सेस कहते हैं ये 70,000 से 75,000 से ऊपर जा सकता है। तो ये जो अमाउंट इतने दिन तक का लॉसेस हुआ, रीज़न कुछ भी हो, रीज़न चाहे किसी से भी हो, कोई भी सरकार के थ्रू हो, किसी भी तरह हो, लेकिन आज ये आज ट्रूथ है जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये और क्या इसमें हुआ है। आज का दिन में बिडिंग को फाइनल शेप दिया जा रहा है। ओके, क्या इससे पहले भी इसको बेचने का ट्राई किया गया? यस, ट्राई हुआ। 2018 में देखे आप, इन्होंने ट्राई किया, गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इसको बेचा जाए, लेकिन उस टाइम सक्सेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंडीशंस थी, वो कंडीशंस कोई भी बीडर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इंटरनेशनल तो छोड़ दें, नेशनली भी कोई आगे आकर इसको शेप नहीं दिया। तो क्या कंडीशंस थे? कंडीशंस, पहला कंडीशन था कि एयर इंडिया का ओनली 76% ही सेल होगा, बाकी गवर्नमेंट वो अपने पास रखेगा। सेकेंड था कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक बोर्ड मेंबर को, जो नई कंपनी बनेगी और नया मैनेजमेंट बनेगा, उसमें गवर्नमेंट अपना एक बोर्ड मेंबर देगा, एक डायरेक्टर देगा। थर्ड था एयर इंडिया का जो डेप्ट बना हुआ है, वो डेप्ट को भी शेयर करना पड़ेगा जो नया बिडर आ रहा है। तो इतने सारे कंडीशन आप डाल दोगे तो कौन सा बिडर आएगा? नहीं आया, कोई नहीं आया। उस टाइम बिडिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाद में और भी प्रोसेस चले, बातें हुए, डिस्कशन हुए, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, जो कि एक स्पेशल एक होल्डिंग कंपनी बनाया गया, AIAHL, जो कि एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड। ये बनाकर उन्होंने कुछ चीज़ें एयर इंडिया, करंट कंपनी एयर इंडिया का कुछ चीज़ें, कुछ डेब्ट्स वगैरह उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो उससे क्या होगा, एयर इंडिया थोड़ा लाइट हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं दिखेगा लॉस, डेब्ट कि कोई बिडर ना आए। थोड़ा सा मीठा भी तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? मीठा नहीं बनाएंगे तो कोई मधुमक्खी कैसे आएगा? मधुमक्खी आने के लिए इसको मीठा बनाना पड़ा। तो ये मीठा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया। 22,000 करोड़ का उन्होंने पैसा भी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी एक उन्होंने कंसोलिडेटेड कहा है कि अराउंड 44,000 का अभी जो करंट डेप्ट है। तो ये इसके ऊपर उन्होंने फ्रेश बिडिंग्स इनवाइट कर दिए। और ये फ्रेश बिडिंग्स क्या है? फ्रेश बिडिंग के लिए इन्होंने कंडीशन रखा कि हम लोग 100% इक्विटी सेल करेंगे, मतलब पूरा एयर इंडिया का जितना भी शेयर्स है सब हम सेल कर देंगे, पूरा फुल एसेट सेल हो जाएगा। और ये एसेट में क्या इंक्लूडेड है? एयर इंडिया तो इंक्लूडेड है, उसके साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस जो उसका सब्सिडियरी है उसको भी उन्होंने इंक्लूड किया, इसका भी सेल होगा। और एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है एयर इंडिया सैट्स, ये उसको भी इन्होंने 50% सेल करने का प्लान किया। तो इसको थोड़ा सा स्वीट बनाया गया। पहले 100% सेल का बात किया। सेकेंड में कहा कोई बोर्ड मेंबर ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी 100% सेल हो गई तो बोर्ड मेंबर की बात ही नहीं हो रही उधर। और क्या हुआ? और इन्होंने कहा कि ये जो डेप्ट हमारा एयर इंडिया का बैठा हुआ डेप्ट जो है, इससे आपको इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोग्राम इसका कर रहे हैं। आप अपना बिडिंग करो, आपका बिडिंग में जितना होगा, आप सक्सेसफुल बिडर होगे, उतने में आप सेल करके एयर इंडिया कंपनी ले लो। उसमें से पहला 15% आप कैश में दे दो, बाकी आप जितना दोगे वो डेप्ट के लिए यूज़ होगा। और उससे कुछ
बचता है तो वो फिर दे दिया जाएगा AIAHL को। जैसे कि सपोज अभी का करंट वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट ने लगाया है एयर इंडिया का, इट इज़ 45,800 करोड़। तो आप ऐसे ले लें, ये 45,800 करोड़ ये करंट वैल्यूएशन लगाया है। तो कोई अगर बिडिंग करता है 50,000 का, 5,000 करोड़ बच गया, तो ये 5,000 करोड़ चले जाएंगे AIAHL को, क्योंकि ये सब तो डेप्ट में जाएंगे ना। पहले तो डेप्ट क्लियर करेगा एयर इंडिया, बाकी उधर जाएगा, फिर वहां पे क्या करना है उसकी वो लोग देखेंगे। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, ईयर एंड से पहले वो ये प्रोसेस ख़त्म करना चाहते हैं, 2021 ईयर एंड से पहले। सक्सेस कितना मिलेगा ये आज के डेट में मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मैं भी कुछ दिन के बाद कहूँ फिर से जब डिस्कशन करूँ, क्योंकि आज तो सील होंगे ना, बिडिंग ख़त्म होगा। तो इसमें अगर आप देखें अमाउंट तो गवर्नमेंट ने लगाया है 45,000 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे बीडर्स जो हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 45,000 ये अमाउंट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये 45,000 क्या वैल्यू है कि नहीं एयर इंडिया का एसेट्स, ये तो देखना पड़ेगा जो भी बिडर आएगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखिए एयरलाइंस में आपके एसेट्स वोलाटाइल होते हैं। आप बात करेंगे कि नहीं मेरा ये स्लॉट से वो स्लॉट से ये है वो है। आज आप देखिए जेट एयरवेज का, जो जेट एयरवेज 1.0 पुराना नरेश गोयल का प्रोमोटेड जेट एयरवेज का स्लॉट्स, नए जेट एयरवेज जो बन रहा है या जिसकी प्रोसेस अभी चल रही है, जेट एयरवेज 2.0 जो होगा, उसको ये सारे स्लॉट्स मिलेंगे ऐसा हो नहीं रहा है अभी। उसके लिए वो नया कंपनी जो जलान कार्लॉक या कार्लॉक जलान जो कंपनी जो कंसोर्टियम उन्होंने बनाया, उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे स्लॉट भी एक टाइप का एसेट था, लेकिन वो वोलाटाइल हुआ। दूसरा एसेट क्या है? एयरक्राफ्ट्स। 120 एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया के पास, आप अगर गिने तो, आप अगर चेक करें 120 एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन उसमें से कितने खुद के हैं, कितने लीज्ड हैं, ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब इसका पूरा हिसाब लो, ये पूरा हिसाब आई होप जो दो बीडर्स आ रहे हैं, टाटा ग्रुप और अजय सिंह जो बीडिंग कर रहे हैं खुद के कैपेसिटी से कर रहे हैं, वो स्पाइस जेट बीड नहीं कर रहा है इसमें। ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये जानकारी है, वो खुद बीडिंग कर रहे हैं, स्पाइस जेट नहीं। लेकिन टाटा ग्रुप के केस में टाटा ग्रुप कर रहा है, रतन टाटा नहीं कर रहे हैं। ये बीडिंग में ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ देखकर क्या देखेंगे? एयरक्राफ्ट, लीज एग्रीमेंट्स, रेंटल एग्रीमेंट्स, फिर उनको देखना पड़ेगा कितने उसके और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्पेयर्स, इंजन्स, वो एसेट्स, एयरक्राफ्ट हैंगर फैसिलिटीज़ और कितने भी ग्राउंड लैंडिंग फैसिलिटीज़ जो इनको मिलने वाले हैं, या फिर रियल एस्टेट्स। सो ये सारे चीज़ इनको एक प्रोसेस में, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में लेके देखना पड़ेगा और असेस करना पड़ेगा कि ये 45,863 करोड़ का है कि नहीं। अगर है और इन्होंने 50,000 करोड़ का बीड किया है तो ओके है, गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ का बेनिफिट है और
एक एयर इंडिया जैसी कंपनी और उसकी फैसिलिटीज़ को आइदर अजय सिंह या फिर टाटा ग्रुप लेके जा रहा है। तो ये उनको चेक करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ भी हैं इसके साथ। इनके लिए लाइबिलिटीज़ क्या? इनके लिए लाइबिलिटीज़ बनेंगे अभी द एम्प्लॉयज़। Employees are not liabilities for the company, but if they see as per market conditions, कोई भी सक्सेसफुल कंपनी पर एयरक्राफ्ट अगर 30-40 एम्प्लॉय रखता है और सक्सेसफुल होता है, तो ये लोग क्यों 250 एम्प्लॉय रखेंगे? मैं यहाँ 250 एम्प्लॉय क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखेंगे एयर इंडिया का जो 120 एयरक्राफ्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए 120 एयरक्राफ्ट्स को मैनेज करने के लिए अराउंड 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं, which is a huge number of employees. तो any number of employees which is more than 30 or 40 or maybe say 100 is always a loss making statement for a company who really wants to make money. तो ये उनके लिए लायबिलिटीज बन सकता है। क्यों? क्योंकि रायन एयर जो वन ऑफ द सक्सेसफुल एयरलाइन है यूरोप का, उसका अगर आप देखेंगे जो काउंट है, मतलब एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट और एम्प्लॉयज़, उनका जो रेशियो है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स, वो रेशियो आप रायन एयर का देखेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास आता है। इंडिगो का अराउंड 70 आता है वो रेशियो, क्योंकि आप रायन एयर को देखो, उसको 318-20 के आसपास एयरक्राफ्ट है और 9,500 का एम्प्लॉय है, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयज़ 30,000 है। तो ये बीडर के लिए एक लायबिलिटी हो सकता है। तो ये उनको देखना पड़ेगा कि इसमें वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे हैंडल कर रहे हैं ये सिचुएशन को। उनको और क्या देखना पड़ेगा? उनको जो एसेट्स मिल रहे हैं उसमें जो लिस्टेड एसेट्स हैं, आप एग्जांपल ले लें रियल एस्टेट का अगर बात करें, सांता क्रूज कलीना का जो कॉलोनी है, एयर इंडिया का जो कॉलोनी है, जहाँ की आई थिंक 180 एकर्स का वो कॉलोनी है, मोर देन 6,500 to 7,000 वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहते हैं। ये कॉलोनी में ये क्या एयर इंडिया का है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है? ये इंश्योर करना पड़ेगा। सोर्सेस जो कहते हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो कि जिसने कि एयर इंडिया को लीज में दिया था। अगर एयर इंडिया का लीज में वो है, एयर इंडिया कंपनी गवर्नमेंट का बंद हो जाती है, प्राइवेट कंपनी तो नहीं लेगा उसको, वो चला जाएगा किसके पास? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसको दे देगा? अडानी ग्रुप, जो कि अभी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा है। उसके पास 184 एकर्स चले जाएंगे, वो कॉलोनी स्मैश कर दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ रीडेवलपमेंट का काम चालू होगा। तो वो इनके पास नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ द बीडर देखेगा। और द आयरनी पार्ट इज, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रहते हैं वहाँ से उनको निकलना पड़ेगा। 5-6 महीने का कुछ नोटिस मिलेगा और उनको वेकेट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये एक्विजिशन और एक्विजिशन का एक सैड एंड है, बहुत दुखद एक कहानी है। तो ये होंगे, ये कंपनी को देखना पड़ेगा। एंड आई होप उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा और ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस लगाया होगा। 45,000 का गवर्नमेंट कोट कर रहा है कि ये मेरा एसेट वैल्यू है, वो कितना बीड करते हैं उनके बीच में चलेगा। हमारा इसमें इंटरेस्ट क्या है, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये?
फैक्ट्स फिगर्स तो आपको पता भी होंगे, मैंने भी थोड़े बहुत बोले, लेकिन ये आप कहीं से भी मिल सकता है। हम लोग ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो मर्जर का प्रोसेस है ये ऑलवेज पेनफुल होता है, या फिर एक्विजिशन का प्रोसेस पेनफुल होता है। क्यों मैं मर्जर कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, दो बिडर्स जो सामने आए हैं, अजय सिंह हो, मिस्टर अजय सिंह हो, या फिर टाटा ग्रुप हो, दोनों के पास ऑलरेडी एयरलाइंस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो लोग एयरलाइंस के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग। अजय सिंह स्पाइस जेट के प्रोमोटर हैं। आप इधर देखेंगे टाटा ग्रुप, इनके पास एयर एशिया इंडिया है जिसको वो कंट्रोल करते हैं, प्लस विस्तारा है। विस्तारा में और एक थर्ड पार्टी है सिंगापुर एयरलाइंस, वो एक अलग एंगल है, लेकिन ये दोनों में इन्वॉल्व हैं। तो आप सोचें, अगर एयर इंडिया इन दोनों में से किसी के पास भी गया तो मर्जर तो होगी। ऐसा तो नहीं कि मैं अलग मैन पावर इसके लिए रखूँगा, अलग मैन पावर उसके लिए रखूँगा। अगर पूरा हाथ में आता है तो वो तो मर्जर किसी के साथ करेंगे, जो कि आप पीछे भी जाएंगे आप, तो मतलब इन द पास्ट आप देखेंगे वहाँ भी मर्जर्स हुए थे, लेकिन सक्सेस रेट हमेशा क्वेश्चन में आता है। क्या है ये सक्सेस रेट की बात? आप देखें, जेट एयरवेज और सहारा, एयर सहारा मर्जर हुआ था, अभी क्या सीन है? दोनों बिल्कुल ही मार्केट में नहीं है। किंगफिशर एयर डेक्कन, उनका भी मर्जर हुआ था, वो भी अभी मार्केट में नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये चारों कंपनी अपने अपने टाइम में मार्केट को कंट्रोल करते थे, मेजर मार्केट प्लेयर्स थे ये लोग। उनमें मर्जर हुआ और पेनफुल मर्जर हुआ, जो भी हुआ, आज दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए या फिर प्रॉपरली इसको हैंडल ना किया जाए, दिस मर्जर विल ऑल्सो बी ए पेनफुल प्रोसेस। क्यों? 30,000 ऑड एम्प्लॉयज़, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ्स भी हैं एयर इंडिया के, उसमें तो पहले टारगेट वो लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को कैसे आप निकालो। ऑफ कोर्स इट इज़ ए पेनफुल प्रोसेस, बट वो वैसे करेंगे। फिर बाद में वो देखेंगे सिनर्जीज के बारे में या फिर रैशनलाइजेशंस के बारे में। तो ये प्रोसेस जो होगा, ये रियली इट इज़ डिसहार्टनिंग, इट इज़ नॉट इन द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसके लिए मैं आज ये डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस में मर्जर या फिर एक्विजिशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हिट होता है एम्प्लॉय, जो कि हुआ है इन पास्ट, अभी भी हो रहा है, या फिर अभी भी होगा। तो ये गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है कि ओके, आपके बेनिफिट्स को हम टेक केयर करेंगे, आपके पीएफ का इश्यूज़ है वो टेक केयर करेंगे, या फिर जहां एप्लीकेबल पेंशन स्कीम से, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम से, वो हम लोग टेक केयर करेंगे। टेक केयर करें तो अच्छा है, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो ये टाइम है, कम्पिटिटिव टाइम है, गवर्नमेंट खुद स्ट्रगल कर रहा है ये सब प्रोजेक्ट्स में। कितना बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, दैट ओनली समय जब आएगा तभी पता चलेगा कि कितना मिला, कितना खोया। लेकिन इसमें जो नया एम्प्लॉयर, आइदर मिस्टर अजय सिंह या फिर टाटा ग्रुप, उनको भी एक ह्यूमन एंगल सोचना पड़ेगा। आई एग्री टू देयर बिजनेसेस, बट एट द सेम टाइम it will be a big merger, it will be a big conglomerate, because Air India with its asset, it's like
Maharaja, it's like an elephant, and already you have some small baby elephants, or maybe something else which you two will join. तो ये प्रोसेस में कोई एम्प्लॉय बलि नहीं चढ़ना चाहिए, ये मेरा सोच है। लोगों का सोच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पेनफुल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमने पास्ट में देखे हैं कि लोगों ने सुइसाइड तक कर लिया। लोगों की जो आर्थिक जो है बहुत ही बुरा हो गया था, बद से बदतर हो गया था उनका कंडीशंस। ये कंपनी क्लोजर्स या कंपनी मर्जर के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स ये सब चलते, तो ये उन कंपनीज को रीइंस्टेट करना चाहिए द बेनिफिट और द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। रायन एयर का एयर फ्लीट एंड एम्प्लॉय रेशियो ओके, इंडिगो का ओके, बट यहाँ पे एक ह्यूमन एंगल भी देना पड़ेगा, ताकि आप अगर किसी को निकाल रहे हो, गिव देम सफिशिएंट टाइम सो दैट दे विल गेट सेटल्ड एट सर्टेन प्लेस। ऐसा नहीं कि निकाला नहीं होगा, निकाला तो होगा ही, क्योंकि इतना बड़ा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बोलो रखेंगे नहीं, और ये दुखद है। लेकिन दे आर बिजनेसमैन, they have to run their business. ये उनको देखना पड़ेगा। कितना आप डेप्ट रिस्ट्रक्चर कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, या कितना उनको आप बिडिंग में गवर्नमेंट को बेनिफिट करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, ये एक साइड में, एक मैनेजमेंट का पार्ट एक साइड में, पूरी एक प्रोसेस एक पार्ट में। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अफेक्ट कितने हो रहे हैं ये भी इनको देखना पड़ेगा, उनका वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। और आज का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड था। ये सब सोच क्यों रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये सोच और ये डिस्कशन ये हो गया ये अगरबत्ती का राख, ये अगरबत्ती का राख जिसको कि कोई साफ नहीं करना चाहता या फिर कोई साफ नहीं कर रहा है। जब अगरबत्ती जल रही थी सबको अच्छा लग रहा था, सब सही सही गुडी गुडी सब कुछ सही था। अभी जब राख आया है, एयर इंडिया को कैसे बेचा जाएगा, या फिर एयर इंडिया को बेचने के टाइम में क्या प्रोसेसेस होंगे, या फिर एयर इंडिया बेचने के बाद एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, ये वो राख की सफाई। और राख की सफाई बहुत पेनफुल होती है, हाथ में चिपक जाता है, कोई साफ करना नहीं चाहता है उसको। इसलिए आज ये एग्जाम्पल ये पकड़ के मैं आज आया था, इसको मैं दिखाने के लिए कि ये चीज़ होता है। एक्विजिशन ठीक है, एयरक्राफ्ट स्लॉट्स ठीक है, 4000 से ऊपर उसके डोमेस्टिक स्लॉट्स हैं एयर इंडिया के, 1-1.5 के ऊपर इंटरनेशनल स्लॉट्स होंगे, लैंडिंग राइट्स स्लॉट्स बहुत सारे जो कि इनको मिलने चाहिए। ये सब चीज़ प्रोसेस है। क्योंकि अब इनके प्रोस्पेक्टिव में देख लो, बिजनेसमैन की प्रोस्पेक्टिव में देख लो, राख कैसे है। अभी जेट एयरवेज तो बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद होने के बाद जेट एयरवेज 1 जब बंद हुआ, जेट एयरवेज 2 अभी जो कालरॉक जलान स्टार्ट करना चाहते हैं, जेट एयरवेज 2.0 जिसको, उसमें क्या आपको लग रहा है जितने सारे लैंडिंग राइट्स जेट एयरवेज 1 के पास थे वो सेम चीज़ इनको मिल गए? नहीं, ये राख है, ये राख साफ करना प्रोसेस ये है। इतनी आसान नहीं होती है। मार्केट आप छोड़ के जाओ या फिर मार्केट से आप निकल जाओ और उसके बाद ये प्रोसेस फिर से रीइंस्टेट करो, या फिर आप जब निकल जाओगे आप एक बड़ी कंपनी बना लोगे तभी गवर्नमेंट फिर से आपकी असेसमेंट चालू करेगी कि आपको, आपके कंपनी को इतने राइट्स
एयर इंडिया से आपने लिए, आपके खुद के इतने हैं, फिर इसमें भी सपोज वहाँ से 4,000 लिए, आपके पास 1,000 है, टोटल 5,000 है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 5,000 दे देगा? वो आज एक कंपनी, जब जिस दिन आप मर्जर कर लोगे, एक कंपनी देख के आपकी रैशनलाइजेशन होगी, और ये राख है, ये राख है, साफ करना जिसको मुश्किल है। एम्प्लॉई बेनिफिट्स, कंपनी वेलफेयर, एयरलाइंस का एक सही तरीके से, एक स्वस्थ तरीके से चलना, ये हम होप करते हैं, आशा करते हैं। तो आज का टॉपिक ये था जिसमें कि हमने ये सब डिस्कस किया, और आपको कहीं इसमें राख दिख रही है तो नीचे आप लिखें कि ये इसकी राख है, डालिए अपने कमेंट्स में, बताइए, हम आएंगे वहाँ पे डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप फिर से आइए, देखिए हमारे साथ एक नए टॉपिक में, या फिर कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिखिए, मैं ज़रूर आऊँगा। या फिर यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, मेरा वेबसाइट है fl360aero.com, वहाँ पे आप लिखिए, वहीं से भी मैं पिकअप करके आपके साथ मैटर्स डिस्कस करूँगा। तो कीप विजिटिंग, आते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।